खबरों से आगे में आज शाम ओलंपिक्स के लिए तैयार राबिया आशिक। तो मेरा भी शौक है कि मैं भी इसी तरह झंडा लेके घूमूं पूरे ट्रैक पे और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। एड्स के वायरस के साथ जिंदगी, जंग की यादों से बना ओपेरा और अलास्का मेरी मंजिल। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं सारा जमान। लंदन ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं 27 जुलाई से। इस मेगा इवेंट में हर एथलीट की कोशिश होगी कि उसके मुल्क का परचम सबसे बुलंद हो। ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ी भला किसी से पीछे क्यों होंगे? आइए मिलते हैं लाहौर की राबिया आशिक से, जो तैयारी कर रही हैं 800 मीटर की रेस में सबसे आगे निकलने की। 20 साला पाकिस्तानी एथलीट राबिया आशिक को लंदन ओलंपिक्स में शिरकत की खबर इन बैनुल-अक़वामी खेलों के इनेकाद से महज 2 माह कबल उस वक्त मिली जब वाइल्ड कार्ड पर पाकिस्तान को ओलंपिक्स में शिरकत की दावत दी गई। इंतहाई कम वक्त मिलने के बावजूद राबिया के सर पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने की धुन सवार है और वो सख्त गर्मी में बाकायदगी से सुबह शाम प्रैक्टिस कर रही हैं। हमें ये 1.5 माह 2 माह का टूर दिया उन्होंने, तो लेकिन इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। टूर हमें ट्रेनिंग के लिए कैंप दिया है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे ये ट्रेनिंग में भी इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लड़कों के साथ। तो लेकिन जो बाहर के हैं ना पाकिस्तान में, वो सूरत में जरसा नहीं है हमें। हर खिलाड़ी की तरह राबिया भी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का ख्वाब देखती रहीं और अब ये पाकिस्तानी एथलीट 800 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए लंदन जा रही है। मैं लड़कियों को देखती हूँ कि कलर जैसे बाहर भागती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कि झंडा अपने मुल्क का लेके चलती हैं। तो मेरा भी शौक है कि मैं भी इसी तरह झंडा लेके घूमूं पूरे ट्रैक पे और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। किसी पाकिस्तानी एथलीट के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन राबिया इस दबाव से बेनियाज बाकायदगी से अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो देती रही हैं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए मर्द एथलीट्स के साथ मिलकर मशक करती हैं। भाई के लोग ट्रेनिंग मुसलसल जारी रखते हैं। हमारे में ये जब कैंप मिल जाए तब ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। कैंप ना मिले तो ट्रेनिंग, हम घरों को ट्रेनिंग हो नहीं सकती। तो अच्छे प्लेयर को वो बाहर भेजें, तो अच्छे प्लेयर को बाहर भेजें और देखें कि वो क्या करके आते हैं। उनको एक चांस तो दें ट्रेनिंग के लिए। लाहौर के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाली राबिया सरकारी इदारे वापडा में मुलाजमत करके ख़ानदान का पेट पालने में भी हाथ बटाती हैं। उन्होंने खेलों की दुनिया में एक अच्छी साइकिलिस्ट के तौर पर कदम रखा और सन 2007 में कराची में कौमी खेलों में पंजाब की नुमाइंदगी भी की। मगर राबिया कहती हैं कि वापडा के कोच ने उन्हें एथलीट बनने का मशवरा दिया, जो उनके लिए यकीनन मुफीद साबित हुआ। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ने दें, उनको बाहर निकलने दें, उनको देखें। जैसे मैं लड़की हूँ, एक छोटे से घर से हूँ, तो मेरे वालिदैन भी मुझे भी के शुरू में कहा था कि आप ना जाओ। जैसे मैंने लड़कियों को देखा, मेरे अंदर भी जुनून शौक आया। तो मैं वालिदैन को ये कहना चाहूँगी कि अब बच्चों को पढ़ने दें, उनको स्पोर्ट्स में आने दें। गुज़श्ता साल लाहौर में होने वाली कौमी चैंपियनशिप में राबिया ने 5 इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया था, जबकि 10,000 मीटर की दौड़ में उन्होंने एक नया कौमी रिकॉर्ड भी कायम किया। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। राबिया आशिक, बेस्ट ऑफ लक। लंदन पहुंचकर राबिया और उन जैसे लाखों खिलाड़ी आसानी से सफ़र कर सकें और इन मुकाबलों में एथलीट्स की हिम्मत बढ़ाने वाले फैंस ट्रांसपोर्ट के धक्के खाकर खुद ही हिम्मत न हार दें, इसके लिए शहर में क्या कुछ किया जा रहा है, आइए देखते हैं। लंदन यूं तो आम दिनों में भी खासा मसरूफ शहर है, लेकिन ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट के मौके पर यहाँ लोगों का रश बहुत ज्यादा बढ़ जाने का इम्कान है। लंदन में टैक्सी चलाने वाले खास तौर पर परेशान हैं। यकीनन ओलंपिक्स के दौरान ट्रैफिक बढ़ेगा। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने होंगे। ये बहुत मुश्किल होगा। ओलंपिक्स वेन्यू तक ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े, इसके लिए कुछ सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएंगी। लंदन शहर में ओलंपिक से मुतालिक कॉन्सर्ट्स और मुकाबले भी होंगे।
जिससे टैक्सियों और आम ट्रैफिक के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल हो जाएगी। इस सिलसिले में शहरियों की मदद के लिए एक वेबसाइट पर ट्रैफिक की सूरत हाल हर घंटे और हर रोज के हिसाब से अपडेट की जाएगी। जॉनथन एडवर्ड्स लंदन ओलंपिक्स की इंतजामी कमेटी के रुकन हैं। किसी भी शहर का निजाम चलाना आसान नहीं और ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट के इंतजाम बिल्कुल भी आसान नहीं। ओलंपिक्स के दौरान लंदन की ट्रांसपोर्ट के निजाम को रवा रखना एक मुश्किल और चैलेंजिंग काम होगा। लेकिन ये मामला महज सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक तक ही महदूद नहीं। हाल ही में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पर 2 घंटे का तवील इंतजार मुसाफिरों की परेशानी और गुस्से का बाइस बना था। ऐसी रुकावट सयाहत और कारोबार दोनों के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक उन्होंने इस मसले का हल एक नए टर्मिनल की सूरत में निकाला है, जो ओलंपिक गेम्स में शिरकत करने वालों के लिए मखसूस होगा। रेलवे स्टेशन भी कुछ कम मसरूफ नहीं होंगे, खासतौर पर सेंट पैंक्रास इंटरनेशनल स्टेशन, जहां से पूरे यूरोप के लिए ट्रेनें आती और जाती हैं। लंदन में एक नई ट्रांसपोर्ट लाइन भी खोली गई है। ये केबल कार 2 ओलंपिक वेन्यूज के दरमियान चलेगी और सयाहों की दिलचस्पी का बायस होगी। अलपसीन के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। वैसे लंदन में जितना रश होने वाला है, अच्छा है हम जैसे लोग ये इवेंट टीवी पर ही देखेंगे। चलिए अब मिलते हैं एक ऐसे अमरीकी खिलाड़ी से जिन्होंने कभी 3 मुख्तलिफ ओलंपिक्स में मेडल्स जीते थे और अब वो सामना कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का, जो है एड्स के वायरस के साथ जीना। आमतौर पर तो यही सोचा जाता है कि HIV का वायरस अगर जिस्म में दाखिल हो गया तो जान वक्त से पहले ही निकल जाएगी, लेकिन मेडिकल साइंस की मदद से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेग लुगेनिस 24 साल से HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी। I'm Greg Louganis. I guess I'm most... मैं हूँ ग्रेग लुगेनिस। लोग मुझे एक ओलंपिक गोताखोर के तौर पर जानते हैं। मैंने 1976 में 16 साल की उम्र में सिल्वर मेडल जीता था। मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। I'm Greg Louganis and I'm living with HIV. You know, we've come a long way. I take my medications in the morning and अब तो बस सुबह शाम दवा लेने से काम बन जाता है। medication regimens we would वरना पहले तो हमें एक बार खाली पेट दवा लेनी पड़ती थी, फिर खाने के फौरी बाद और खाने के 2 घंटे बाद दोबारा। meal and then take another medication 2 hours after a meal. So compliance was really tough. A lot of people saw me at the Olympics and they were कई लोग जिन्होंने मुझे ओलंपिक्स के दौरान देखा जो मेरे लिए नारे लगा रहे थे, अब उनमें से कोई नहीं कह सकता कि वो एड्स से मुतासिर नहीं हुआ। Exercise is very important to me. I mean, it is as important as my medications that I take. वर्जिश मेरे लिए बहुत अहम है। ये वैसे ही है जैसे मैं सुबह शाम दवा लेता हूँ। ये मेरी सेहत का राज है। Well, my daily regimen generally is I get up at 4:30. रोज़ाना मेरा मामूल होता है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, अपने कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, फिर कंप्यूटर पर बैठ जाता हूँ, अपनी ईमेल्स देखता हूँ और जिम जाने से पहले उनका जवाब देता हूँ। Because I do go to colleges and universities and talk to kids about HIV, AIDS education awareness. ये बहुत ही मुश्किल है। मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टूडेंट्स को HIV, एड्स के बारे में आगाह करता हूँ। बहुत अजीब मंजर होता है जब मैं और बास्केटबॉल के खिलाड़ी मैजिक जॉनसन मिलकर HIV के बारे में बात करते हैं। हम जो इस वायरस के साथ जिंदा हैं और सेहतमंद दिखाई देते हैं। ग्रेग लुगेनिस की इंस्पिरेशनल कहानी आपने देखी। मैदान जंग की यादें जब मिल जाए मौसीकी के साथ तो बनती है कैसी कहानी, ये देखिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी कर रही हैं और आर्मी अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे रही है अफगान फौज के साथ लड़ने नहीं बल्कि उनके साथ सिर्फ मदद करने की। मकसद यह है कि अफगान फौजियों को इस काबिल बनाया जाए कि वो खुद जंगजुओं का मुकाबला कर सकें। इसके लिए अमेरिका के अंदर बनाया गया है एक अफगान गाँव। वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि उधर हो क्या रहा है। लुइजियाना के जंगलों में फोर्ट पॉलक आर्मी बेस के अंदर एक नकली गांव बनाया गया है जहां एक्टर्स की मदद से अमरीकी फौजियों को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन संभालने वाली अफगान फोर्सेस के साथ काम करना सिखाया जा रहा है।
आज की सूरत हाल में अमरीकी फौज अफगान पुलिस एहलकार को एक जंगजू को पकड़ने में मदद देने आई है। अमरीकी आर्मी के मेजर फ्रेड रॉड्रिगेज एक फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं कि कैसे वो अफगान पुलिस चीफ से राब्ता करके जंगजू को पकड़ने के लिए मालूमात देंगे। मैं आज इनसे पहली दफा मिला हूँ, तो फौरन से एक ताल्लुक बनाकर मुझे उनसे वो काम करवाना है जो इनके लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये काम करें। ये काफी संजीदा मामला है। पुलिस चीफ का किरदार अदा करने वाला ये 24 साल नौजवान अफगान तारिक वतन है। इसकी दरखास्त है कि इसका चेहरा न दिखाया जाए क्योंकि इसे डर है कि जंगजू अफगानिस्तान में इसके खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर इन्हें कल्चर का पता हो तो ये वहां जाकर बेकसूर शहरियों को हलाक नहीं करेंगे। फौजी वहां जाते हैं और कोई एक घर से उन पर गोलियां चलाता है। अगर ये पहचान न सकें कि कौन बुरा है और कौन अच्छा तो मसला पैदा हो सकता है। मालूमात होने की सूरत में ये मोहतात होंगे। अफगान पुलिस गांव में दाखिल होती है। अमरीकी फौजी उनके करीब मगर पीछे हैं। लड़ाई शुरू होती है। एक अफगान पुलिस ऑफिसर जख्मी होता है। एक अमरीकी डॉक्टर उसको तिब्बी इमदाद देता है। आखिर में जंगजू पकड़ा जाता है। उसे अफगान फोर्सेस पकड़ती हैं, अमरीकी अफवाज नहीं। कर्नल मैथ्यू मैकाना अमरीकी फौजियों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन करने वालों में से एक हैं। हमें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाना है कि वो खुद से काम कर सकें, क्योंकि हम तो आखिरकार वहां से निकल जाएंगे। शिपिंग कंटेनर से तैयार की गई ये जगह एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे बाद में दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैलाया जाएगा। तरबियत का ये तरीका दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया जाएगा। मुस्तकबिल में हम ये देख रहे हैं कि कैसे छोटी टीमें लड़ाई करने वाले कमांडर्स की मदद करेंगी। हम जो चीजें यहाँ सिखा रहे हैं वो दुनिया के दीगर हिस्सों में किसी दूसरे मुल्क में कारामद साबित होंगी। इन मशकों को सामने रखते हुए कर्नल मैकाना की 162वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड अफ्रीकी ममालिक में ऑपरेशंस के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रही है। अमेरिका दुनिया के इस हिस्से में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मकामी हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहा है। लुइस रामिरेज के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। ये तो सिर्फ ट्रेनिंग की जगह थी। असली मैदान जंग में कई मरतबा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें भुला देना बहुत मुश्किल होता है और याद करना उतना ही तकलीफ दे। लेकिन अगर ऐसे वाक़यात की कहानी मौसीकी के साथ ओपेरा की शक्ल में स्टेज पर पेश की जाए तो कैसा है? आमना खान से जानते हैं कि इराक में लड़ने वाले एक फ़ौजी के तजुर्बात जब अंदाज़े बयान की इस क्लासिकी सिम से टकराए तो क्या हुआ। ये कहानी है इराक में लड़ने वाले एक अमरीकी मरीन की, जिसकी ज़िंदगी के 72 घंटे फलूजा नाम के इस ओपेरा का मरकज़ हैं। ये ख्याल इंटरनेट साइट explore.org के चार्ली एननबर्ग वाइनगार्टन का था। ये ओपेरा कहानी है उस इंतहाई तबाहकुन लड़ाई और उस फौजी की कशमकश की जो जानता है कि मुमकिन है लड़ाई में उसे अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी पड़े। ये ओपेरा कनाडा के शहर वैंकूवर में रिकॉर्ड किया जा रहा है और इंटरनेट पर किस्तवार देखा जा सकता है। ये कहानी साबिक मरीन क्रिश्चियन एलिस के तजुर्बात पर मबनी है, जिन पर 2004 में इराक के शहर फलूजा में पेश आने वाले वाक़यात ने बहुत गहरा निशान छोड़ा। मैंने अपने ज़ाती तजुर्बात को एक ऐसे अंदाज में पेश किया है कि दूसरे लोग भी समझ सकें, खुदकुश ख्यालात से लेकर दूसरे तारीख लम्हों तक। बचपन से ही ओपेरास में दिलचस्पी रखने वाले एलिस कहते हैं कि इन्हें अपनी कहानी इस शक्ल में पेश करने से बहुत फायदा हुआ। मुझे अपनी कहानी सुनाने के इस तरीके से इतना फायदा हुआ है कि सोचता हूँ काश दूसरे साबिक फौजियों को भी ये थेरेपी ज्यादा आसानी से मुयस्सर होती। वाइनगार्टन कहते हैं कि एक जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। एक जंग खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि घर लौटने वाले फौजियों का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसीलिए ये ओपेरा के अंदाजे बयां की तमाम जरूरियात पूरी करता है। क्रिश्चियन एलिस और इनके साथी अब फौजी कार्रवाइयों में शरीक नहीं, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक जंग जारी है। ये अंदरूनी जंग मौसीकी के साथ ओपेरा की शक्ल में है, जिसे बनाने वालों को उम्मीद है कि वो जल्द ही इसे अमरीकी स्टेज पर भी दिखा सकेंगे। माइको सलिवन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद चलेंगे रियासत अलास्का के एडवेंचर पर और ढूंढेंगे कुछ खजाने।
वेलकम बैक। हमारी स्पेशल सीरीज़ अलास्का मेरी मंजिल आप इस हफ्ते हमारे शो में देख रहे हैं। आज अब्दुल अजीज़ खान आपको ले जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जो अलास्का के रहने वालों के लिए बहुत अहम और कीमती होती थीं और हैं भी। इस लिस्ट पर सबसे पहली चीज़ है फ़र। जी हाँ, जानवरों की खाल, जो यहाँ के लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर को भी फ़रोख्त करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फ़र की एक दुकान में। Okay, this is raccoon, standard American raccoon. Very, very thick, very, very cold area. ओल जैक्स एक शिकारी भी हैं और पायलट भी। ये जानवरों को मारकर उनकी खाल के कपड़े बनाया करते हैं। इनकी इस दुकान में प्लैटिनम वुल्फ नस्ल के भेड़िए से लेकर बीवर की खालें दस्तयाब हैं। बीवर सबसे सस्ता और आम इस्तेमाल का फर है। ये शेवरलेट या जीएमसी की गाड़ी जैसा है, यानी बिल्कुल आम इस्तेमाल वाला। इसके अलावा हम भेड़िए की खालें, कायोटी और लूमड़ियों के फर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हर किस्म की लूमड़ी। Foxes, all kinds of foxes. वो हमें बताते हैं कि सारी दुनिया में उनके ग्राहक मौजूद हैं। इसी वजह से दुनिया की तकरीबन हर करेंसी इनके पास है। Oh yeah, 10 रुपए। 10 रुपए ना? फर का ये कोट प्रेसिडेंशियल कोट कहलाता है और आमतौर पर मशहूर सियासी शख्सियात के लिए बनाया जाता है। इसकी कीमत तकरीबन $5,000 अमेरिकी है। Very nice. वो बताते हैं कि बाकी दुनिया में तो शायद फर एक फैशन स्टेटमेंट या स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता हो, मगर अलास्का में ये जिंदा रहने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। It's a survival technique. ये जिंदा रहने का तरीका है। इंसान का बनाया हुआ कोई भी कपड़ा इस मौसम में आपको ज्यादा देर तक गर्म नहीं रख सकता। हमारे यहाँ 4.5 महीने तो बहुत ही शदीद सर्दी होती है और दर्जा हरारत कई हफ्तों के लिए -65 भी हो सकता है। मगर अलास्का के खतरनाक जंगलों में जाकर फर हासिल करना कोई आसान काम नहीं। You shot it. I shot this one. I tell you what happened. Okay. I was hunting grizzly. मैं रीछ के शिकार को निकला था और मेरे पास जो बंदूक थी वो भी रीछ को मारने वाली थी। ये बहुत ही बड़ा होता है और जब वो खड़ा होता है तो 3 मीटर ऊंचा होता है। I was after this guy, and then this one came after my butt. इस भेड़िए ने पीछे से मुझ पर हमला किया। ये बहुत भूखा था और इसके साथ 5-6 और भी थे। I didn't want to shoot this guy, but he coming closer. मैं इसे मारने तो नहीं गया था, मगर ये बहुत तेजी से मेरे करीब आया। जब ये मेरे कूल्हे और टांग पर लपका तो मैंने इस पर गोली चला दी। I was after grizzly, so I had to shoot this one, but I didn't most reluctantly because the noise was. धमाके की आवाज सुनकर वो रीछ भागने लगा, जिसके पीछे मैं गया था। So, but anyway, I shot this one. This hanging here. Take a look at this. जरा देखिए कि जहाँ गोली लगी है वहाँ गोली का सुराख कैसा है, मगर वो जगह जहाँ से गोली बाहर निकली देखिए कितनी बड़ी है। The bag on, so look at the exit hole. Look at that. Look at that exit hole. See, so big. See, like that. वाह, ऐसी कहानी सिर्फ किताबों में ही मिलती है। वैसे फ़र को अलास्का का ख़जाना कहा जाता है, लेकिन फ़र के अलावा भी अलास्का का एक और ख़जाना है और वो है सोना, जिसकी तलाश में कल भी लोग यहाँ आते थे और आज भी आते हैं। एंकरेज के अंदर अलास्का मिंट नामी ये दुकान एक प्रोफेशनल गोल्ड हंटर की है। इनका नाम है माइक रोबक और इस दुकान का तमाम सोना अलास्का के पहाड़ों और दरियाओं से ही निकाला गया है। अलास्का में बेतहाशा सोना मौजूद है। इसमें से ज्यादातर सोने को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। वो बताते हैं कि बहुत से लोग तो यहाँ आकर इन मुश्किल हालात में इसीलिए रहते हैं कि वो यहाँ का सोना निकाल सके। हर रोज खुदाई करने वाले हमारे पास सोना लेकर आते हैं जो उन्हें खुदाई में मिला। हम इतना सोना तो खरीद भी नहीं सकते क्योंकि ये एक महंगी चीज है। वो कहते हैं कि वो तमाम मुकामात जहाँ बड़ी तादाद में सोना पाया जा सकता था वो या तो बिक चुके हैं या लीज पर दिए जा चुके हैं। इन मखसूस इलाकों से सोना निकालने के लिए तो आपको उन कंपनियों के साथ ही काम करना पड़ेगा, मगर बहुत सी ऐसी जगहों से भी थोड़ी मिकदार में सोना ढूंढा जा सकता है जिनका कि कोई मालिक नहीं। सोने और फ़र के अलावा अलास्का के ख़जानों में शामिल हैं आर्ट के वो नादिर नमूने जो वहाँ रहने वाले एस्किमो कबायली अपने हाथों से बनाते हैं। जिन अशिया को इस्तेमाल करके ये आर्ट बनाया जाता है वो भी सिर्फ अलास्का ही में मिलती है और उनको बनाने के लिए जो महारत चाहिए वो भी सिर्फ इन एस्किमोस के पास ही है।
इस टेबल पर पड़े हुए इन डेकोरेशन पीसेस को देखने के लिए तो बहुत से लोग आते हैं, मगर जब वो इनकी कीमत को देखते हैं तो उन्हें वापस रख देते हैं। इनमें से बहुत सी अशिया तो ऐसे जानवरों से बनाई गई हैं जिनका शिकार एस्कीमोस के अलावा तमाम लोगों के लिए खिलाफ कानून है। ये बत्तख वेल मछली की हड्डी से बनी है। इसकी आंखें आइवरी की हैं और इसके नीचे के अंडे भी आइवरी के हैं। यहाँ पोलर बेयर की खाल भी इस्तेमाल हुई है, जिसे वेल की हड्डी पर लगाया गया है। जिस दुकानदार ने हमें ये चीजें दिखाई उसने अपना नाम नहीं बताया। कानूनी तौर पर एक सफेद फार्म अमरीकी होने की हैसियत से ये वेल मछली और पोलर बेयर जैसे जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, मगर यही जानवर अगर एस्कीमोस के हाथों मारे गए हों तो ये उन्हें मार्केट में जरूर बेच सकता है। ये सिल्वर हैंड लेबल है। अलास्का के एस्कीमो को अपने खानदानी शजरे की मदद से पहले तो ये साबित करना होता है कि वो एस्कीमो है, तब जाकर उसे ये लेबल मिलता है। ये साबित करता है कि बनाई हुई चीज किसी नेटिव एस्कीमो कबायली की ही है। So this really shows that it's from a native Alaskan. मेरे सर पे लगी हुई ये हैट एक प्लैटिनम वुल्फ की है और इस मार्केट में इसकी कीमत $850 है। बहुत सारे नेटिव अलास्कन्स का कहना है कि वो इस किस्म की टोपी को एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको इतनी बड़ी तादाद में प्लैटिनम वुल्व्स मारना पड़ेंगे कि ये भेड़िए इस इलाके से खत्म हो जाएंगे। The Kuniks are a very small family that live in Nome, Alaska. क्यूनिक्स एक बहुत छोटा खानदान है जो अलास्का के इलाके नोम में रहता है। जो क्यूनिक हड्डियां तराशने का माहिर है, उसने ये पीस तराशा है। The feet are actually little seals. ये एक क्रिबेज खेलने का बोर्ड है जिसके नीचे सील्स बैठी हुई हैं। इसकी शक्ल एक पोलर बेयर जैसी है। The face is done in the shape of a polar bear. Now this tusk is going to come from a walrus. और जिस जानवर की हड्डी से ये बना है वो वॉलरस है। The mouth of the polar bear, if we pull out his tongue, इस बाजार में इस पीस की कीमत $550 है। वो बताते हैं कि चंद मखसूस जानवरों की हड्डियों से बनाई हुई हर चीज पर जरूरी है कि बनाने वाले एस्कीमोस के दस्तखत मौजूद हो। ये अलास्का का कानून है। We'll find the signature of Joe Kunik showing that this is a piece that he carved. खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। ये सेगमेंट हम आपके लिए कल शाम ला रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में सेहत के शोबे को बेहतर बनाने की। सो अगर आप भी इस बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर आइए। यूज़र नेम है सारा जमान TV और इसके अलावा आप उर्दू VOA के पेज पर भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चलते चलते हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड के लेजेंड राजेश खन्ना की कुछ यादें जो फिल्म के पर्दे पर शायद हमेशा जिंदा रहेंगी। कभी तो दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कभी देखो मन नहीं जागे,